अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का मेरा शो उन तमाम तर खुश नसीब लोगों के लिए है कि जिनकी वालिदाएँ हयात हैं, जिनकी माएँ उनकी आंखों के सामने हैं, या जिनकी माएँ किसी और शहर में हैं, किसी और मुल्क में हैं, लेकिन जिनकी माएँ सलामत है। और अल्लाह करे कि जिनकी माएँ सलामत हैं, अल्लाह पाक उनकी माँ को लंबी ज़िंदगी दे। आज हम शो करने जा रहे हैं माँओं की केयर के हवाले से। और वैसे अगर देखा जाए, माँओं की केयर तो उस वक्त से शुरू हो जानी चाहिए जब से वो माँ बनती है। हम हमेशा ही ऑब्ज़र्व करते हैं, हमेशा ही देखते हैं और हमेशा इस वाले से बात भी करते हैं कि जब कहीं पर किसी नन्हे मेहमान की आमद होती है तो हम जब जाते हैं, सबसे पहले हमारी कोशिश होती है हम बच्चे को देख लिए, बच्चे के वाले से हर चीज़ पूछ लेंगे, बच्चा ठीक है, बच्चे का वज़न कैसा है, किस पे शक्ल गई है, बच्चे का रंग कैसा है, बच्चे की आँखें कलर हैं या काली हैं, हर चीज़ बच्चे के वाले से पूछ लेते हैं। लेकिन हम माँ के वाले से बात नहीं करते कि भी आया माँ जो है उसकी सेहत ठीक है, हाउ इज़ शी फीलिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी कर्ब से गुजरी है, इतनी तकलीफ़ से गुजरी है, एक नई जान को, एक नई ज़िंदगी को दुनिया में लाने के लिए। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये बात आपको मुझे, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारे में भी मैच्योरिटी आती है ना, हम भी विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हमें माँ की केयर तब से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि वो औरत जो माँ बनती है उसकी नज़र में उसकी केयर कम हो जाती है, और फिर वो जो नए आने वाले मेहमान है ना, वो उसकी ज़िंदगी का महवर बन जाता है। तो उसकी केयर किसने करनी? हमने। पर जब आगे जाके हम जब माँओं की केयर के वाले से बात करते हैं तो कब केयर की बात करते हैं? हमें लग रहा होता है जब माएँ बीमार पड़ जाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जैसे जैसे हमें शऊर आने लगता है और हमें पता चलता है कि हमारी माँ हमारे लिए कितना करती है और हमारी वजह से वो अपने आप को लुक आफ्टर करना छोड़ देती है, और ये हमें ही है जिसको अपनी अम्मा के लिए, एक टाइम आता है आपकी माँ आपकी ग्रूमिंग के लिए काम कर रही होती है, देन देयर कम्स अ टाइम जब ज़माने को देखते हुए आप अपनी अम्मा की ग्रूमिंग पे काम करना शुरू कर देते हैं। एक टाइम ऐसा होता है जब अम्मी को पता होता है फैशन में क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ आउट है, उनको पता है कैसी फ्रिल्स वाली फ्रॉक मुझे पहनानी है अपनी बच्ची को, और आगे जाके शादियों में क्या चीज़, कौन सा कलर इन है, मुझे इसको क्या ट्रेंड्स फॉलो करवाने हैं, माएँ तब वो ख्याल कर रही होती है। देन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम देख रहे होते हैं कि अच्छा भाई ये चीज़ नहीं आ गई है, लिपस्टिक का कौन सा कलर ज़रा इन है, बालों का कौन सा कलर ज़बरदस्त है, अम्मी का मैनीक्योर पेडिक्योर करवा दिया जाए, अम्मी का ज़रा अच्छा सा फेशियल करा दिया जाए, अम्मी चले अम्मी अगर आप थक गई हैं, चले जी मैं आपकी एक स्पा की बुकिंग जो है वो अपॉइंटमेंट जो मैं बुक करवा देती हूँ ताकि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो हमारी केयर जो है ना वो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से शुरू हो जानी चाहिए। और एक आपको इसी वाले से एक बात बताऊँ जो मुझे बहुत चुभती है। अब तो खैर मेरी अम्मी दुनिया में नहीं रही, लेकिन कभी कभी मैं इस बात को सोचती हूँ, क्योंकि आपके सामने मैं अपने शो में मेंटल हेल्थ पे बात करती हूँ, ख़वातीन की हेल्थ के वाले से बात जब करती हूँ और पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज के वाले से जब बात करती हूँ, मुझे बड़ा रिग्रेट है कि यार मुझे पता ही नहीं था कि मेरी अम्मी ने पेरी मेनोपॉज कब देखा और उनको मेनोपॉज कब हिट हुआ, क्योंकि इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अपसाइड डाउन तमाम तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और पता नहीं वो बेचारी वो एग्रेसिव थी, वो एजिटेटेड थी, और हमने शायद उनको सही तरीके से उसको समझा नहीं। हमें लग रहा था यार अम्मी बड़ी सख्ती कर रही हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उस वक्त में जो मेरे बड़े बहन भाई थे वो भी प्यूबर्टी को टच कर रहे थे, और वो उन पर कहते हैं नई जवानी आ रही होती तो माँ बाप से आप अजीब रिबेलियस किस्म का जो आप रवैया अख्तियार कर लेते हैं। वी हैड नो आइडिया अबाउट इट कि अच्छा यार ये चीज़ अम्मी की ज़िंदगी में चल रही है और हमें इसको लेके कैसे चलना है। फिर ऑफ कोर्स जब माएँ बीमार होती हैं, वो अल्लाह पाक आपको और मुझे एक मौका दे रहा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी और अपनी आखिरत संवार लें, और अल्लाह पाक ने शुक्र है मुझे भी ऐसा मौका दिया कि जैसे बचपन में जब कहते हैं ना कि नया बच्चा पैदा होता है तो आप उस बच्चे की देखभाल करते हैं। तो व्हेन माय मदर वाज वेरी वेरी क्रिटिकली इल, सो मैं अपनी माँ की माँ बन गई। और बेटियाँ तो होती ही ऐसी हैं कि वो एक टाइम के बाद अपने माँ बाप की माँ बन जाती हैं। सो आज का शो खालिसतन बेटे भी देख रहे हैं तो आपकी अम्माओं की केयर के हवाले से, कि आपको अपनी अम्मा की फ़िज़िकल, मेंटल और इसकी केयर कैसे करनी है। सो इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट को यहाँ पे दावत दूँ, मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाती हूँ। जी जनाब, और इसी वाले से शो में गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया जो कि जनरल फिजिशियन है, मेरे साथ मौजूद है आलिया टीकू न्यूट्रिशन है, वालेकुम अस्सलाम सैलून ओनर है, और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं अस्मा इनायत फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आप तीनों प्यारी प्यारी ख़वातीन को मैं अपने शो में कहती हूँ खुशामदीद। और सबसे पहले मेरा आपसे सवाल भी यही है, आप तीनों से सवाल यही है कि आपकी ज़िंदगी में वो टाइम कब आया था जब आपने अपनी अम्मा की बाकायदा एक तरह से ना, वो आप जो कहते हैं ना कि अब मैं अपनी अम्मी की अम्मी बन गई, अम्मी मैं अब आपको बताऊँगी कैसे चीज़ें करनी, वो आपकी ज़िंदगी में टाइम कब आया था? वो टाइम अम्मी की अम्मी बनने से पहले वो चली गई, लेकिन ये कि यस एक्चुअली मैं बहुत बिज़ी थी उस वक्त मुझे, और अब मुझे बहुत अफसोस होता है
बिकॉज आई वॉज टू बिजी डूइंग माई वर्क। मगर वो हमेशा बीमार हो रही थी, वो आती थी, मुझे देखती थी, और मुझे बस अब ये अफसोस होता है कि मुझे वो सब कुछ छोड़ देना चाहिए था। उनके थोड़ा बहुत था, बट आई वॉज अ गुड चाइल्ड दो, लेकिन खिदमत करने का कोई मौका ही नहीं मिला। लेकिन सबसे ज़रा क्या आप उनकी वो कहते हैं ना कि अक्सर आप जिम्मेदारियां संभाल लेते कि अच्छा चलिए ठीक है मम्मी अब आपके कपड़े, अम्मी मैं बाप के कपड़े वो जरा हाँ, वो खुश होती थी, उन्हें वो शी वाज वेरी वेल ड्रेस्ड, और वो बड़ा खुश होती थी अगर उन्हें कोई अच्छा गिफ्ट दो या उन्हें थोड़ा पैम्पर। बिकॉज वो जब आती थी तो मैं अपनी लड़कियों से कहती थी कि जल्दी से अम्मी के अच्छा सा पेडिक्योर करो, या अच्छा सा उनका मसाज कर दो, या रूट डाई कर दो उनके लिए, या तो बहुत खुश होती थी कि उनको पैम्पर में करती थी। फौरन में कहती थी चलो जल्दी जल्दी अम्मी को 3-4 लड़कियां मिलकर वो कर दो। तो वो ज़ाहिर है शी वाज ऑलवेज वेरी स्पेशल फॉर मी। ऑफ कोर्स मतलब सबकी तो वो माँ अम्मी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई था ही नहीं। बेशक बेशक। डॉक्टर सादी आपकी लाइफ में वो टाइम कब आया था? अच्छा देखिए, माय मदर वाज अ वेरी एजुकेटेड वुमन, मास्टर्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। उनको मुझे बताने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट ये हाँ, इफ़ यू टॉक अबाउट कि अपने आप को प्रायोरिटी पर रखना, वो हमारी मदर्स में बिल्कुल ज़ीरो था। जो चीज़ मैंने अपनी मदर में देखी, मतलब शी वांट्स टू टेक केयर ऑफ एवरी पर्सन इन द हाउस इंक्लूडिंग द मेड्स, ड्राइवर्स। जहाँ अपनी सेहत की बात आती थी तो मैं उनके आगे हाथ जोड़ती थी कि प्लीज़ ये सब काम होते रहेंगे, पहले अपने आप को आप प्रायोरिटी पे रखें। तो ये चीज़ें जब आस्ता आस्ता जब आई वाज इन मेड स्कूल तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शी शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। बट वही बात है ना कि सुनने वाली एलिमेंट नहीं था हमारी मदर्स में। दे वांट टू गिव एवरी कंफर्ट टू देयर फैमिली एक्सक्लूडिंग देयर ओन पर्सनालिटी। अपने बारे में ख्याल नहीं रखा, सेल्फ लव नहीं था। पुरानी माँ में भी उनसे पहले भी देख लें तो उनमें सेल्फ लव बिल्कुल और नहीं था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हेल्थ को प्रायोरिटी पे नहीं रखते थे ना। मतलब बाकी सारे काम मैं उनको हमेशा समझाती दुनिया के सारे काम हो जाएंगे, बट आपकी हेल्थ जो है ना वो एक ख़राब होगी फिर। बट ये चीज़ें उस वक्त रियलाइज़ हुई जब वो बिस्तर पे आई, एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इनको उसी वक्त पकड़ के बिठा देना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई मदर 3 years बैक। बट ये है कि शी लिव्ड अ वेरी गुड and very exemplary life. माशाल्लाह। डॉक्टर अस्मा आप बताइए आपने कब वो जिम्मेदारी संभालना शुरू की? आई वुड से जिम्मेदारी संभालने से पहले आई थिंक रियलाइजेशन उस वक्त हुई थी। इट वाज स्कूल डेज व्हेन शी हैड फॉलन सिक, एंड जब वो अपने फर्स्ट ऑपरेशन सर्जरी के लिए जा रही थी, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन शी केम बैक फ्रॉम देयर। She went through a lot of not just psychological but also emotional. मैं आपसे सर्जरी का पूछूं, सर्जरी किस चीज़ की? She had a brain tumor. And the brain tumor was not. I was in grade 6 at that time. और grade 6 के बच्चे को तो बहुत सी चीजें उस वक्त पता भी नहीं होती क्या होगा। I was so young. My biggest concern was mom and dad are not going to be here. Who's going to make me study for my final exams? So it was as young as that. और उसके बाद जब वो वापस आई हैं तो जो उनके ऊपर फिजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली एंड मेंटली जो उनके ऊपर प्रेशर्स पड़े हैं, बिकॉज शी लॉस्ट हर फेशियल कंडीशनिंग एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज उनके टिश्यूज पूरे वो हो गए थे. Then she wouldn't go for her plastic surgery. We kept pushing her. We kept doing that. The next stage was she completely isolated herself. And that was the time जब हमें इतना ज़्यादा ये चीज़ फील होती थी कि you know ये isolation सिर्फ इनको नहीं मार रही, बाकी पूरी फैमिली को भी मार रही है. एंड हम कुछ भी कर लेते थे उनके लिए. हम उनके दोस्त उनके घर पर लेकर आते थे, घर पे हम दावतें भी कर लेते. वो लोगों से मिलना ही उन्होंने छोड़ दिया था. She would stop meeting people. She would feel as if she's not good enough for anything or the society at large. And that was the first time जब हम सब ने तीनों बहन भाइयों ने realize किया था कि you know this is a space जहाँ पे अगर माँ को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई सपोर्ट दी जा सकती है तो वो बहुत ज़रूरी है. Because it wasn't just her who melted away. I also saw my father melt away. हम चाहेंगे कि हम उर्दू में ज़रा बात करें आवाम लोग. तो मुझे ये हुआ था कि उनके साथ साथ फादर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट. एक्सर्शन तो आ रही थी ना. फादर के ऊपर एक्सर्शन भी आ रही थी और फादर के ऊपर फिर ये वाला बर्डन भी आ रहा था कि आप सोशली भी अपने आप को दूर रख रहे हैं और आप बाहर का भी काम देख रहे हैं, आप अंदर का भी काम देख रहे हैं. अब वो ख्याल ज़रूर सबका रखनी थी. उनकी फेवरेट खाने बनेंगे, उनकी हर चीज़ होगी, सबके लिए वो केयर गिविंग ज़रूर है, लेकिन
हम अपने लिए बिल्कुल मुरझाना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियली रियलाइज कि एक इंसान का मुरझाना क्या होता है। ओह माय गॉड, हाँ। It was I think it's been a journey since then. मुझे इस बात की पता है, वैसे खुशी भी है कि अगर हम देखते हमारे से पहले वाली जनरेशन उनमें ये रियलाइजेशन भी है और वो साथ भी खड़े हुए। मैं अब देखती हूँ नहीं, मतलब हर जनरेशन मुझे लगता है माओ से तो प्यार सब एक जितना करती है, लेकिन वो जो रियलाइजेशन है कि हाँ ज़रूरी है अब हमारी माँ को हमारी और हमें होना है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं वी अंडरस्टैंड दैट यू नीड अस, बट ऑफ कोर्स हमारे भी अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे हैं जो हमें पूरी करनी है। सो और वो बच्चे फिर वो उन घोंसलों से उड़ जाते हैं। लेकिन मुझे एक ये बात बताएं कि क्यों औरत अपने आप को गिव अप कर जाती है, अपने आप पे गिव अप कर जाती है जब वो देखती है कि वो बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो फिर हर चीज़ में उसके बच्चे आगे आ जाते हैं। वो अपने लिए नया जोड़ा ले ना ले, बच्चे के लिए अच्छा जोड़ा लेगी। वो खुद खाना खाए ना खाए, बच्चे को वो अच्छा खाना खिलाएगी और हर चीज़ जो है वो बच्चा कोर्स उसका महवर बन जाता है। लेकिन मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है गिव अप कर जाती हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी, अच्छा वो संवरना जो है वो छोड़ देंगी। व्हाई? My mother was not like this. मेरी अम्मी was मैं बहुत जेनरली बात, हाँ मैं अपनी अम्मी की बात बताती हूँ। बहुत केयरिंग, उन्होंने हमें बहुत मेहनत से पाला है। मतलब वो चीज़ें मैं अपने 3 बच्चों के लिए नहीं कर सकती जो उन्होंने 8 बच्चों के लिए की है। मैं सोच कर मुझे कुछ होता है कि किस तरह की होंगी उन्होंने ये चीज़ें, किस तरह। मतलब आप सोचिए कि एवरी डे आप बच्चों के लिए वो बादाम पिस्ते और वो सारी जो चारों मगज़ और वो फ्रेश बनते थे और वो दूध में और वो शेक्स और वो सब्जियां और फलों के जूस से मैं एवरीथिंग मैं सोचती हूँ एवरी डे शी यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले मैं माय पेरेंट बोथ द पेरेंट कि दूध पी लूँ, मैं अपना जूस कंप्लीट कर दूँ, नाश्ता मेरा पूरा हो जाए। और वो भाग रहे होते थे दोनों सुबह फजर से उठकर। बट आई हैव ऑलवेज सीन माय मदर वेरी वेल केप्ट, वेरी वेल ग्रूम्ड। और ये आपके ऑटोमेटिकली आपके बच्चे लर्न कर। ग्रूमिंग इज नॉट हेयर एंड मेकअप, ग्रूमिंग इज व्हाट शी वाज ऑल नेवर के ऐसे से कपड़े पहन के घर में जैसे औरतें रिलैक्स के। आई हैव नेवर सीन माय मदर लाइक दैट। नीट क्लीन प्रॉपर तरीके से। हमें भी हमेशा से कहती थी कि घर का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसा अजीब सा, क्योंकि आजकल की माँ जो तो पीजेस में होती है, पजामाज में होती है। नहीं ये पहले बहुत बुरी बात समझी जाती थी कि आप रात के कपड़ों में जो है और आप घर में, हमारे घर में तो ये बहुत ज्यादा था। और भाई, इवन माय ब्रदर्स, भाई भी अलाउड नहीं थे कि आप बगैर शर्ट के घर में, जैसे अब शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं ना, शॉर्ट्स और वो स्लीवलेस वो पहने थे, दे वर नॉट अलाउड। वो ये बिल्कुल हमारे घर में इजाज़त नहीं थी कि बहनें घर में कोई आ रहा है, मेड्स है, ये है वो है, तो आपको अपने कपड़े पूरे होने चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, हमारे घर के रूल्स थे, वो थे। और मैंने कभी नहीं देखा मेरी अम्मी अपनी दवाओं का, अपने खाने पीने का, मैंने कभी अपनी अम्मी को ओवर ईटिंग करते हुए नहीं देखा। अगर उन्हें हम जिद भी करते थे कि अम्मी प्लीज़ प्लीज़, कहती नहीं ये मैं नहीं खा सकती। और ये अच्छा, वैसे ना ये अच्छी बात है कि आपकी अम्मा में थी कि वो अपना खुद करती, लेकिन मेरी अम्मा भी जैसे बीमार है तो हम उनको परहेज कराते थे और हम भी परहेज इतना सख्त, उनका एक्सट्रीम परहेज था। जी हाँ अम्मा को तो। लेकिन हम जो वो कहते हैं, क्योंकि अगर हम अम्माओं की हम केयर की वजह से बात करें तो जो बच्चियां खुद, तो मेरी अम्मी मुझे कहती थी ये तुम देखना, मैं रोजे मैच से तुम्हारी शिकायत करूंगी। मैंने कहा मैं भी अल्लाह में से कहूंगी, मैंने अपनी अम्मी की उम्र बढ़ाने के लिए अम्मी को जो है ना वो तरह परहेज कराया। सो ये बस बच्चों के लिए आई एम श्योर बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज जैसे आपकी मदर ने बीमारियां गुजारी हैं और आई एम ऑल्सो नॉट दैट लकी कि मेरी अम्मी भी हयात नहीं है, तो ये बड़ा बाद में होता भी कि हाय चलो करने ही देते। आपको वैसे कभी ऐसा आता है कि हाय इतना ज़्यादा परहेज ना कराते? अच्छा देखिए, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि द मदर या औरत, शी इज़ द बैकबोन ऑफ द फैमिली। ठीक है, अब जैसे मैं मिसाल देती हूँ, हरकुलीज है ना, हम देखते हैं उसने एक पूरा आसमान उठाया हुआ है। द मदर इज द हरकुलीज। कितनी प्यारी बात की आपने, बिल्कुल राइट। और जैसे उसके हाथ नीचे गिरेंगे आपका पूरा यूनिवर्स गिर जाता है, उसमें आपके बहन भाई, आपका हस्बैंड, पूरी फैमिली क्लैश कर जाती है। और औरत की जो उम्र स्टार्ट होती है, आई मीन औरत का जो केयर स्टार्ट होता है, इट्स नॉट जस्ट मदरहुड, मेनार्की जब वो प्यूबर्टी में जाती है, प्रेगनेंसी, उसके बाद मेनोपॉज, ये 3 स्टेजेस एक औरत, एक फीमेल की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर उन 3 स्टेजेस पर आपने अपनी केयर अच्छी की है
तो बहुत मुमकिन हद तक आपका जो एंड ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी होती है। मेनोपॉज में जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, आप उस वक्त अच्छी डाइट रखें, प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रखें, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल एज वेल एज इमोशनल वेल बीइंग। That's very important. यस, बिकॉज फिजिकली और इमोशनली बोथ साइड्स पर औरत को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी में आपने ख्याल नहीं रखा, आपको उसका पे एंड में करना पड़ता है। बिल्कुल, वो सब आपकी हड्डियां कॉम्प्रोमाइज होती हैं, आपका ब्लड नहीं है तो आप एनीमिक हैं, आपके बच्चे भी आगे से एनीमिक हैं और आप बच्चे पैदा करती चली जा रही हैं। अनीमिया, आपका HB7 पर है और आप धड़ाधड़ बच्चों की फिजिकल टोल तो एक है ही डॉक्टर साहब, लेकिन वो एक मेंटल टोल भी ना, कि अगर आपके साथ उस वक्त ड्यूरिंग डिलीवरी या प्रेगनेंसी अगर आपके साथ ऐसी कोई भी चीज हुई हो जो आपके दिल को बात लोगों की हर्ट की हो, ट्रॉमा जो कि आपको रहता है। और वो ट्रॉमा, मैं कहीं पढ़ रही थी, साइकोलॉजी में कहीं पढ़ रही थी कि द वुमेन, अगर वो अपने प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उसमें जिसने उसका ख्याल रखा होता है, जिसने उसका ज्यादतियां की होती हैं, वो एंड तक उसके दिमाग में रहती है। दैट इज द गोल्डन पीरियड, बिकॉज शी इज ब्रिंगिंग अ लाइफ टू द यूनिवर्स। तो इतना तो कम से कम आप उसका ख्याल रखें कि वो एक माँ बनने जा रही है। तो आप फैमिली में कुछ नहीं तो हमदर्दी के दो बोल दें। एग्जैक्टली, बड़ा जरूरी। मुझे बताएं डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए आप तो जनरल फिजिशियन है, आपके पास जब लोग आते हैं आप क्या ऑब्जर्व करती हैं और आपका अपनी क्या रीडिंग है सोसाइटी की कि औरतें क्यों गिव अप कर जाती हैं बच्चों के बाद? देखिए, सबसे पहले तो सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट। फिर मैं ये कहूंगी कि हम कंटिन्यू करेंगे इस सवाल को, लेकिन ब्रेक आ गई है। तो ये आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि खवातीन क्यों गिव अप कर जाती हैं। मुझे कॉल करके आप भी बताएं कि माँ बनने के बाद ऐसा क्या होता है कि अपना ध्यान ही नहीं रहता। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का शो है माओं के लिए और खुशनसीब लोगों के लिए जिनकी माएँ हयात हैं, क्योंकि भाई आपके पास ये गोल्डन चांस है, ये आपके ब्राउनी पावर पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। आपने अपनी माओं का ख्याल कैसे करना है, क्योंकि हमारी माएँ हमारे चक्कर में ना सब चीज़ें भूल जाती हैं। और हमने भी अपनी अम्मी को ऐसे ही देखा कि हम जो है वो पहले आ जाते थे और अम्मी रेस में कहीं दूर जो है ना वो रह जाती है। और कई माएँ ऐसी भी होती है कि माँ उसको बोले कि अच्छा आप ये कर लिए, फलाना कर लिया, टमकाना कर लिया, कहते नहीं बेटा तुमने कर लिया ना, समझो मैंने भी कर लिया। ये माएँ क्यों गिव अप कर जाती हैं? आपके पास तो इतनी माएँ आती नहीं है। अच्छा देखिए, मदीहा, हमारे यहाँ वो अपनी सेल्फ केयर, जैसे मैंने जिक्र किया, वो चीज़, वो एलिमेंट है ही नहीं। गिव अप करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि वो इतनी ड्रेन हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, इमोशनली एज वेल एज फिजिकली। उनके दिमाग में बचपन से इनकलकेट ऐसा किया होता है कि जी बस फिर तो औलाद ही है, कि वो अपना आप मार दे, कि बस माँ तो सिर्फ बच्चे के लिए थी, इंसान जब माँ बन जाए तो फिर बस बच्चा ही बच्चा है। लेकिन समझने की जरूरत ये है कि माँ तभी अच्छी माँ बन सकती है जब वो खुद तंदुरुस्त है, जब वो खुद हेल्दी है। और अगर वो अपनी सेहत को नहीं कर रही, प्रायोरिटी पे रख रही है और वो बिस्तर पे पड़ी हुई, तो उस माँ का क्या फायदा, मुझे बताएं। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपने आप को, सबसे पहले अपनी हेल्थ, आपको पता है कि आपकी डिफरेंट एज स्टेजेस हैं, जैसे मैंने बताया, जब आप 35 के बाद जब आप उस एज में जाती हैं तो आपको मेनोपॉजल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। उस एज की एक अपनी जो है वो प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसमें आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, बहुत सारा जो है वो आपकी बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ हो रही होती है। तो 35 के बाद, जिसको हम कहते हैं कि पेरी मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, 35 के बाद आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी को हैवी ब्लीडिंग है, किसी को कोई मेंसेस नहीं आ रहे हैं, किसी को जो है बहुत ज़्यादा पेन है। इन सब चीज़ों को केटर करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा आपको ये सिम्टम्स है तो आप अपने मौलिद से ज़रूर मशवरा करें, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं कि अगर ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैवी ब्लीडिंग है, ब्लीड कर करके औरत अनीमिया में चली गई, 6-6 महीने से ब्लीड कर रही हैं, घर में किसी को नहीं पता, बेटियों तक को नहीं पता कि हमारी मदर को हैवी ब्लीडिंग हो रही है। आप देखेंगे माएँ बिल्कुल पीला जर्द रंग के साथ हमारे पास आती हैं। तो प्लीज़ खुदारा, अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप लोग अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि और ये ट्रीटेबल है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रीट नहीं हो सकता। पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। देन कम्स द मेनोपॉज। अगर 1 साल तक आपका मेंसेस नहीं आया तो वी लेबल देम एज मेनोपॉज, ठीक है, यू आर लैंडेड इनटू अ मेनोपॉजल स्टेट। अब वो इट वेरीज, हमारे मुल्क में 45 से 50 तक की एज में मेनोपॉज आता है, बट अगर इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की मदर को 45 के बाद मेनोपॉज आए तो बहुत मुमकिन हद तक बेटी भी उसी एज में ब्रैकेट में मेनोपॉज में लैंड करेगी। बट हम वेस्टर्न कंट्रीज में ये 55 तक जाता है। द रीज़न बीइंग
कि दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, दे नो कि हमने हमारे यहाँ 45-50 के बाद, अच्छा मेनोपॉज का मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि बस अब औरत खत्म होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि व्हाट इज मेनोपॉज। If she is not fertile, that means her existence is not in this world. हर चीज I mean, what is fertility? Fertility is she has given the birth. Now this is the time for her to enjoy the life. This is very simple. And I used to say to my friends, menopause mean men, please take a pause. See, menopause. I mean, हमारे यहाँ इस एज को एंजॉय करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं। अच्छा, क्योंकि हमारे हर चीज़ को बताया जाए कि अगर औरत जो सिंगल हो, पहले उसको कहती है शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, वो कहती है अगर मुझे शादी नहीं करनी तो अब लोग उसको कहते हैं अच्छा तुम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लो। और अगर उसका बच्चा नहीं हो रहा है, उसकी शादी हुई तो बस तुम बच्चा पैदा कर लोगे ना तो तुम कंप्लीट हो जाएगी। जो मैं अक्सर सानिया मिर्जा की भी एग्जांपल देती हूँ, वो औरत अपने बुक लॉन्च पे बैठी हुई, वहाँ पे लोग उसको कह रहे हैं कि अच्छा जी आप अपनी लाइफ के बिगेस्ट अचीवमेंट के वाले से बात करें कि अच्छा जी आप फैमिली का प्लान करेंगे। वो कहती है मेरी जिंदगी में इतना कुछ इतनी कम छोटी उम्र से अचीव किया है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, बस लोगों को लग रहा है कि हाँ कि बच्चा हो जाएगा तो वो आप कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उस वाकई कायनात में इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन, मैं जितनी माएँ मुझे देख रही हैं कि अगर आपके बच्चे हो जाए तो आपके पीछे रह जाएं। मैं बहुत सारी माओं को देखती हूँ वो अपनी हेल्थ छोड़ देती हैं और आप उनको बोलें कि भाई तुम्हें क्या हो गया तो अपने आप को दोबारा से शेप में लेकर आओ। अब यार माँ तो लगना चाहिए, दैट डज नॉट मीन कि माँ लगने के लिए आपको मोटा होना या अनहेल्दी आपका होना जरूरी है। हमारे से जनाब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शमीन खान भी मौजूद है, जरा मैं उनसे भी सवाल से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शमीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक डॉक्टर शमीन, ये हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमागों में क्या कूट कूट के भरा हुआ है कि हमें लगता है कि एक बार आप माँ बन जाए तो बस फिर सिर्फ बच्चे की सेहत है, सिर्फ बच्चे की आपने वेलबींग देखनी है और अपनी वेलबींग जो है वो आपके पीछे फेंक देते हैं। ये क्या सोच है हमारे अंदर? ये जो डॉक्टर साहब कह रही थी मैं उनसे एग्री करती हूँ कि जब से लड़कियां छोटी होती है ना, अब एक अच्छी चीज है कि आजकल लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, उनको करियर दिया जा रहा है, मगर साथ साथ एक और सोच उनके अंदर डाली जा रही है, बड़ी होगी ग्रेजुएट करोगी, शादी करोगी, बच्चे पैदा करोगी। वो बचपन से ही हमारी वो अपब्रिंगिंग का एक हिस्सा होता है। तो होता है कि जैसे आप कह रहे हैं ना शादी करो शादी करो शादी करो, शादी नहीं करते तो एक गिल्ट होती है, लड़कियों को गिल्ट से वो क्या ड्राइव करते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं कहते हैं कि हम मर जाएंगे, तुम्हें ख्याल नहीं है, हम अपने पोते नवासे नहीं देखेंगे। तो उसकी वजह से एक गिल्ट ड्रिवन चीज होती है कि आई एम नॉट कंप्लीट, और अगर हम कंप्लीट नहीं है तो फिर हमारी सारी जिंदगी उसको कंप्लीशन में चली जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तैयार नहीं होते माँ बनने के लिए, या उनका रिश्ता अपने हस्बैंड के साथ उस पॉइंट तक सॉलिडिफाई नहीं होता। तो जब वो माएँ बन जाती हैं, उनकी सारी अगले 20 साल जो होते हैं ना मदरहुड में निकल जाते हैं। बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का उठना बैठना, बच्चे का स्कूल, उनकी सारी जिंदगी जब 20 साल वहां निकल गए और जब बच्चा यूनिवर्सिटी चले गया, उसके बाद माओ को पता नहीं होता कि वो अपने आप के साथ क्या करें। वो पढ़ी लिखी होंगी, शायद उन्हें करियर कहीं पीछे छोड़ दिया है और चीजें पीछे छोड़ दी अपने बच्चों के पीछे, तो उनके रिश्ते अपने हस्बैंड से भी मुतासर होते हैं क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं था बात करने का, वो अपने बच्चों के स्केड्यूल पे थक जाती थी। खुद अपनी जात में वो खुद तो कुछ होती नहीं, जो कुछ होती बाकी लोगों के लिए होती है, आसपास के लोगों के लिए होते हैं। जो बात से आपने बात की, जब बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो फिर वो अंदर खालीपन है, अपने अंदर तो कुछ डाला ही नहीं, अपने आप को तो पानी दिया ही नहीं आपने, और उनको ये भी याद नहीं होता कि कौन सी चीजें मुझे खुश करती थी या मुझे शौक किस चीज का था। तो वो शौक फिर से बनाना भी एक इन्वेस्टमेंट है। मुझे पता है साइकोलॉजिकली तौर पे हमें कब ये पता चल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं भी जैसे शो के आगाज़ में बात कर रही थी और बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि यू नीड, अपनी माँ के बिहेवियर से भी आपको पता चलना चाहिए, लड़कियाँ स्पेशली, क्योंकि आप तो बात कर सकती हैं कि वो कौन सी स्टेज है, कि अम्मा मेनोपॉज की स्टेज पे आ गई हैं, फिर पेरी मेनोपॉज है, तो वो ख्याल कैसे करना है, सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, हम कैसे पकड़ सकते हैं कि हमारी अम्मा जो है वो मेनोपॉज से गुजरे, क्योंकि अभी भी हमारी माओं के साथ हमारा रिलेशनशिप है कि माएँ बहुत खुल की चीज़ें सामने बयान नहीं करती। मैं एक वाकई से इसका जवाब देना चाहूँगी। जब मैं शुरू में साइकोलॉजी पढ़ रही थी और मैंने मेनोपॉज पढ़ा था, तो मैंने सारे सिम्टम्स देखे थे। तो मैंने अम्मी को कॉल किया, वो ऑफिस में थी, मैंने कहा अम्मी ये वाला सिम्टम है। सिम्टम्स थे कि अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक लाइक आपके मूड्स जो है ना कि एक मिनट आप खुश होंगे, अगले मिनट आपको शायद गुस्सा आ जाए या फिर रोना आ जाए, या किसी छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा रिएक्शन होना। तो मैं ये सारा लिस्ट मम्मी को पढ़ के सुनाई थी और वो कह रही अच्छा ये तुम मुझे लिस्ट क्यों सुनाई? मैं मम्मी आपको पेरी मेनोपॉज है। उस पे जो मुझे डांट पड़ी
बिकॉज ये भी है कि जब आप सिम्टम्स देखते हैं, आप उन सिम्टम्स के साथ क्या करते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज अक्सर ख़वातीन सुनना नहीं चाहती कि उनकी बॉडी चेंजेस से गुजर रही है। तो आइडेंटिफाई ज़रूर करें कि आपके मूड्स के अंदर इश्यूज हो सकते हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, गर्मी लग रही है अचानक से, जब हद से ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप आपके पीरियड्स जब डिले होंगे आपको नहीं पता चलेगा, मगर अगर क्रैम्पिंग होगी, लो डेज होंगे, ये सारी चीज़ें तो घर पे नज़र आती हैं। जब अम्मी कहती हैं टांगों में दर्द हो रहा है या जान नहीं है मेरे अंदर। जी जी, ये वाकई माँ कहती थी मुझे मेरे शोल्डर से बहुत दर्द है, मैं बहुत ड्रेन फील कर रही हूँ, टांगों में दर्द हो रहा है। हमें लगता था अम्मी शायद घर के काम वगैरह करके वो थक गई हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अच्छा अम्मी अब इस साइड पे जो है वो चली गई हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, मगर आई थिंक साइकोलॉजिकली मूड सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता हमारे साथ हो क्या रहा है। तो जब अचानक से वो गर्मी चढ़ती है, लाइक वो हॉट फ्लैशेस चढ़ते हैं, या वो जो इमोशनल हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में निकलता है या बहुत ज़्यादा टीयर्स में निकलता है, और हमें समझ में नहीं आता कि अम्मी के रिएक्शंस ऐसे क्यों आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी जगहों पे अब हमें लग रहा था कि माँ हमारी एकदम गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लगी और हमें बिला वजह बदुआएं, क्योंकि माँ को भी नहीं पता चल रहा था ना कि अपने गुस्से को चैनल आउट कैसे करना है। तो हमें लग रहा था माँ शर्म से नाराज़ है, बदुआएं दे रही होती है, तो वो बेचारी कुछ चीज़ों से गुजर रही होती है। मुझे बताया, मैंने ऐसे अपने शोज़ पे बहुत, जब मैंने मेनोपॉज और पेरी मेनोपॉज पे शोज़ भी किए हैं, तो उसमें हमारे पास कुछ आर्टिस्ट भी आते हैं ना, तो उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से बताया कि वो किस तरीके से उन्होंने क्योंकि उनको इतनी अवेयरनेस थी कि उन्होंने अपने मेनोपॉज को डील कैसे करना है। तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने कहा कि हमने एक शुरू कर दिया, हमने किसी ने कहा मैंने बेकिंग शुरू कर दी, मैंने किसी ने कहा कि जी मुझे लगता था कि मैं फैशन डिजाइनिंग में अब कुछ कर सकती हूँ, तो मैंने वो कुछ चीज़ करना शुरू कर दी। किसी ने कहा मुझे लगता है मैं यूट्यूब पे काम करना शुरू कर सकती हूँ, तो मैंने वो, मतलब लर्निंग के थ्रू आप इसको बड़े अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं फिजिकली इसके हवाले से बात करूँ डॉक्टर साहबा, तो फिजिकली हम क्या कर सकते हैं? और जैसे कहा जाता है ना कि आपको 30 की बात 35 के बाद वेट ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, माओ को जो है वो अगर मैं कहूँ तो ये 35-40 की बात क्या करना चाहिए? फिजिकली अगर आप कह रही हैं कि इनको क्या करना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो आता है वो ये है कि वो अपनी सेहत का किस तरीके से ख्याल रखें। पहला एक लाइफस्टाइल चेंज होता है, क्या खा रही हैं, किस तरीके से अपने लिए न्यूट्रिशन का इंटेक ले रही हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज कि घर में क्या बन रहा है। दूसरी चीज़ जो आती है वॉक या कोई ना कोई वर्जिश, ये एक एलिमेंट है जो हर वक्त हर माँ इसको इग्नोर कर देती है, और उनको लग रहा था घर के काम जो है ना वो फिजिकल एक्टिविटी में आ जाते हैं। घर में रहते हुए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एंड घर में रहते हुए जैसे आलिया ने मेंशन किया कि आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं एंड बेसिक मूवमेंट, ठीक है। एंड बेसिक मूवमेंट इज जो आप कहते हैं ना कि आपकी जो मेन एक्सरसाइज की चैनल्स हैं, आपने स्ट्रेच करना है, आपने अपने मसल्स को मूवमेंट देनी है। एग्जैक्टली, बैठे बैठे, ताकि आपके मसल्स एक्टिव रहें। घर के काम करने का मतलब ये नहीं होता कि तो सारा उनकी वर्जिश हो गई है। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे हम लोग ने कर ली घर की 3-4 दफा, तो हमारी वर्जिश हो गई। तो ये जो बेसिक मूवमेंट के वाले से डॉक्टर साहब जरा मुझे मजीद इलेबोरेट तफसीलन बताएंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। मेरी अम्मी में मेरी जान है सबसे पहले तो, और उन्होंने तो मेरी बहुत ही केयर की है। मेरा नाम भी इवन उसी ने रखा है, तो मैं तो अपनी जान से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कि जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी ख्याल रखा है, उससे ज़्यादा बढ़ के मैं उसका ख्याल रखूँ फ्यूचर में। इंशाल्लाह खुदा करे कि मैं मौला मुझसे करवाए। भले बच्चे माँ को ना पूछे, लेकिन माँ ज़रूर पूछती है कि हमारे बच्चे खाना खाए नहीं खाए। मैं बीमार भी रहती हूँ तो मैं अपने बच्चों का सोचती हूँ कि नहीं, मेरे बच्चा भूखा रहेगा, मुझे खाना टाइम पे बनाना है, चाहे मैं बीमार रहूँ। इस वजह से बच्चों का तो माँ ख्याल कर सकती है, लेकिन बच्चे जो हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, बीवी आ जाते हैं, तो पता नहीं क्या चीज़ माँ को समझते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने माँ को, बाप को सर आँखों पे बिठाते हैं, और मैं तो अपनी सास को भी सर आँखों पे बिठाती हूँ।
मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ क्योंकि मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे उनको भी देखना होता है, हस्बैंड को भी देखना होता है और प्लस अपनी अम्मी और अब्बू को भी देखना होता है। तो मैं अपना घर का काम मैनेज करके फिर मैं उनके घर पे भी जाती हूँ, वहाँ पे भी काम करती हूँ, इन लोगों को भी देखती हूँ। यानी कि ये सेटअप अभी मेरा चल ही रहा है। जब तक भाई की शादी नहीं हो जाती, जब तक मैं अम्मी और अब्बू का काम ऐसे ही करूँगी। माँ के पैर के नीचे जन्नत है, खुदा की कसम। माँ वो अनमोल हीरा है कि जिसके बगैर घर जो है वो एक कब्रिस्तान है। तो बस मैं तो सिर्फ यही गुजारिश करूँगा भाई कि अपने वालिदैन का एहतराम करें, वालिदैन की खिदमत करें, ख़ास तौर पर माँ की। कि मेरी वालदा तो है ही नहीं, अब मुझे कमी होती कि वालदा थी तो हमारी ख्याल करती थी, अब बच्चे नहीं ख्याल करते हैं, ना बीवी ख्याल करती हैं। ये हमारे मोबाइल ने इतनी बिगाड़ पैदा कर दी है कि माँ को क्या वक्त देंगे, बच्चों को क्या वक्त देंगे, और सारा वक्त मोबाइल को देती हैं। अगर मोबाइल से वक्त बच्चे को देंगे ना आगे तो उनकी हर चीज़ का ख्याल हमें रखना चाहिए, चाहे वो खाने का हो, दवा का हो, आने का हो, जाने का हो, ले जाने का हो। जब हम चल नहीं पाते थे तो हमारे वालदा और वालिद हमें भी उस तरीके से लेके जाते थे। आज उनका जब वो बीमार हो जाते हैं, जब उनके पाँव काम नहीं कर रहे होते, दर्द हो रहा होता है या वो बीमार होते हैं या दवाई लेने जाना होता है, तो हम भी अपने वालिदैन का उसी तरीके से ख्याल रखते हैं जिस तरीके से हमारे वालिदैन ने हमारा बचपन में ख्याल रखा। अमूमन जब हम मैरिड हो जाते हैं तो हम 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं बेसिकली, तो हमें अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना होता है। और हमें इस उम्र में ये सोचना चाहिए कि एक वक्त हमने भी इस उम्र से गुजरना है और हमारी औलाद हमारे साथ क्या करेगी। ये दुनिया मकाफात अमल है। मम्मा ने मेरा ख्याल बड़े अच्छे से रखा है और मैं उनका ख्याल इस तरह रखता हूँ कि कभी उनके पैर में दर्द हो जाता है तो उनका पैर दबाता हूँ, हाथ दबाता हूँ, और कभी उनको पानी चाहिए होता है तो पानी भी ला के देता हूँ, और अगर कुछ बाहर से सामान मंगवाना है तो वो भी ला के देता हूँ। अल्लाह भैया, ये जो छोटे वाले भाई थे ना, इनका केयर का स्टाइल और था। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे कि वो जो खातून एक माँ और कितनी अपने बच्चों के बारे में कंसर्न दिखाई दी थी, कहती है अगर माँ बीमार भी हो ना तो मुझे तब भी होता है मेरे बच्चे ने टाइम पे खाना खा। और वाकई माँ बनने के बाद पता चलता है कि आपकी ना बच्चे की छोटी छोटी माइलस्टोन्स, जैसे बच्चे ने खाना खा लिया, इसका पेट भरा हुआ, आप कहते हैं अल्लाह शुक्र है, इससे बड़ी तो खुशी मेरे लिए कोई नहीं है। हाँ, तो बच्चा आपका बीमार ना हो, ये माँ की अचीवमेंट्स होती है छोटी छोटी। और एक माँ 10 बच्चे पाल लेगी, लेकिन 10 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं पाल सकते। ये कितनी बड़ी आयरनी है। और जो हमारा दीन जो हमें मज़हब सिखाता है वो ये है कि भाई माँ बाप की खिदमत कैसे करनी है, उफ तक इनको करना, और जन्नत में जाना तो और कोई गिदड़ संगी ना अपनाए, सिर्फ अपनी माँ बाप का ख्याल रख लें, वो राज़ी हो जाए तो अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाते हैं। मैं ब्रेक पर जाने से पहले बात करती हूँ वो कुछ एक्सरसाइजेस की जो कि हमारी माँ को हमें करवानी चाहिए। मुझे बताएं, फिजिकल एक्टिविटी में क्या नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड स्विमिंग, नहीं कर सकता, लेकिन उनको एक्सरसाइज में क्या करा सकते हैं? उनको वॉक कराएं, उनको जिम करवाएं, उनको पिलाटिस कराएं, इनको क्या करवाना है बताएं, इनको काम पे लगाना है। आप उनको वॉक पे ले जाएं। एक तो गार्डन में वो जाएंगे, थोड़ी सी हरियाली देखेंगे, नेचर जब वैसे ही आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिवली अफेक्ट करता है और आपके मूड्स को इम्प्रूव करता है। सो सपोज करें कि कलर थेरेपी है, राइट? कलर थेरेपी है, नेचर थेरेपी है, राइट? नेचर थेरेपी हैज़ ऑलवेज प्रूवन कि आपकी मूड्स को वो भी बेहतर करेगी। आपके अपने अंदर जो आपका सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम जो है, वो नर्वस सिस्टम काम डाउन रहता है। और आइडिया यही होता है कि जब माएँ अपनी एक स्टेज से गुजर रही होती हैं, मेनोपॉज से गुजर रही हैं, पेरी मेनोपॉज से गुजर रही हैं, तो सबसे ज़्यादा आपका नर्वस सिस्टम अलर्ट पर रहता है। नर्वस सिस्टम को हमने सबसे ज़्यादा काम डाउन रखना है। आप वॉक कर लें, आप पेंटिंग कर लें, जैसे अभी आपने मेंशन किया था मदिया कि बहुत सारे माएँ जो हैं वो कोई बिजनेस खोल लेती हैं या वो अपनी एनर्जी को कहीं डाइवर्ट कर देती हैं, दोबारा से पढ़ना शुरू कर देती हैं। तो वो एनर्जी की डाइवर्जन है, राइट? तो आप जितने ज़्यादा अपने अंदर जितनी मोटिवेशन है और जितनी एनर्जी है आपके अंदर, आप उसको कहीं पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गार्डनिंग की तरफ चले जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पेंटिंग की तरफ स्टार्ट करते हैं। जी। और ये सारे वो आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को काम डाउन करती है। जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेन को काम रखेंगे उतना ही आपके मूड्स के ऊपर ये चीज़ अफेक्ट करेगी, उतनी ही आप अपने पूरी बॉडी को समझना शुरू करते हैं कि कब गुस्सा आ रहा है, कब एंजाइटी बढ़ रही है, कब हमारा सिस्टम में हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। सही। और इसी को हम कहते हैं कि हम अपने लिए एक ब्रीदिंग, और ये जो हम कहते हैं ना कि हमने अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन रखना सीखना है।
तो आप वॉक करें, आप घर में बेसिक एक्सरसाइज जो होती हैं विच इज स्ट्रेचिंग, आजकल टाइची की बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस आई हैं व्हिच इज बेसिक स्ट्रेचिंग एंड मूवमेंट ऑफ टाइची से देख रही हूँ भाई, और टाइची से मैं 50, 60, 70 इयर्स की खवातीन को क्या फिट देख रही हूँ। मुझे लगता है ये एआई वीडियो सुनिए कि मैंने कहा इतनी फिट, मैंने कहा टाइची से कर रहे हैं, इज इट ट्रू? मैंने लाइव देखी है, लाइव टाइची देखा है, मैं आपको इसलिए वही बता रही हूँ। I used to go to park in Dubai. It's a beautiful place. वहाँ पे तो मैं रोज एक जापानीज औरत को देखती थी, एक यहाँ पे उसने, मैं तो भाग रही होती थी, वॉक भागती हूँ सुबह में फजर के बाद, तो एक औरत एक जगह पे खड़ी है, म्यूजिक लगाया उसने वहीं पे गार्डन में, एंड शी 2 घंटे तक वो उसी जगह पे खड़ी है, शी वॉज नॉट मूव, वो सिर्फ टाइची कर रही थी। मैं पहले तो मुझे नहीं समझ आता था कि ये क्या, और वो पूरे स्ट्रेचेस हैं पूरे, वो मैंने लाइव देखा है उसे, और वो कोई आप 10 दफ़ा मैंने उसको देखा है खड़े होकर, बट शी वॉज बिजी डूइंग टाइची, और पूरे स्ट्रेचेस और पूरा वो इतने सुकून से करती थी। तो ये तो आप जो देख रहे हैं वो वाकई में है। ये अच्छा है, ये कैसे वजन वो कम भी कम कर रही हैं, वेस्टलाइन टेंशन स्ट्रेचेस ना, बिकॉज यू सी ये आपकी जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं और टाइची जैसे आ रही है, अटेंशन वो आपकी एक जगह पे फोकस रख करती है, और यही चीज़ हमारी ज़िंदगी से आजकल मिसिंग है। हम इधर भी यहाँ ये भी काम करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, एंड माओ का तो ये रूटीन एक होता है, राइट, दे कांट सिट। अच्छा माओ का ये, अच्छा क्योंकि माओ को देखिए ये लग रहा होता है कि जैसे उन्होंने आज डॉक्टर सादी ने इतनी कमाल बात की कि माएँ जो है ना वो घरों की हरकुलीस है, कि उन्होंने हर चीज़, मतलब वो उन्होंने अपने हाथों में ना, उनकी हर चीज़ों में, घर का तमाम निज़ाम उनके हाथों में, और हर चीज़ उन्होंने संभाली हुई है। मैं शमीन आपसे जानना चाहूँगी, वाकई हमारे माओ के अंदर ये आदत होती है, उनको लगता है कि वो हर वो मसला सॉर्ट आउट कर देंगी, बल्कि अब अगर देखा जाए साइकोलॉजी भी कहती है कि यू कैन नॉट रिजॉल्व, आप हर प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं कर सकते, और ज़रूरी नहीं है कि आप इतने बड़े फन्ने खानों कि आप हर चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकें। हमारी माएँ अक्सर ख़ानदान में हर बंदे के साथ ना वो कांटेक्ट में होती हैं। अब ख़ानदान के जो लोग होते हैं वो अपने भी सारे मसले मसाइल माओं के साथ शेयर कर रहे होते हैं, और वो माएँ वो तमाम तर ना चाहते हुए भी मसले मसाइल जो लोगों के होते हैं वो एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। सो किस तरीके से हम अपनी माओं को भी बताएं कि उन्होंने भी बाउंड्री कैसे सेट करनी है, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को भी देखती थी कि किसी के घर कोई परेशानी हो तो मेरी अम्मी उसको एब्जॉर्ब कर लेती थी, मेरी अम्मी लिटरली पड़ जाती थी। तो ये हमने अपनी माओं को सिखाना कैसे ये आर्ट? देखें, आजकल फाइनली एक वक्त आ रहा है, जा रहा है, जब जो माएँ जो घर पे होती हैं, जो काम नहीं करती, उनको वो दर्जा दिया जा रहा है कि अनपेड लेबर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक चीज़ रिकग्नाइज करना कि जो माँ होती है ना वो घर की CEO होती है, उन्हें पता है कि सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जेठ, देवर, नंद, भाभी, सबकी जिंदगियों में क्या चल रहा है और उनके खानदानों में क्या चल रहा है, और वो एक बहुत बड़ी पावरफुल पोजीशन होती है। अब जैसी माएँ बड़ी होती हैं, आई मीन एज में ज़्यादा बड़ी होती हैं, हम उनसे वो लेने की भी कोशिश करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग कि ये उनकी पावरफुल पोजीशन है, एंड हम उनको फैसिलिटेट या हेल्प कैसे कर सकते हैं इस पावरफुल पोजीशन में, बनिस्बत ये कि अम्मा छोड़ दें, क्योंकि वो छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि उन्हें सारी जिंदगी लगा कर एक CEO पोजीशन तक पहुंचे, अपने घरों में, अपने खानदानों में, अपने ससुराल में। तो उसको भी एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। और मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो आई थिंक अस्मा ने भी बात की थी अभी, कि जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, आपने भी जो बात की थी कि कोई बिजनेस क्रिएट करते हैं, कोई पेंटिंग क्रिएट करते हैं, तो जो औरत होती है ना, औरत इज मेड फॉर क्रिएशन। जो आपकी पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वो क्रिएट करती है, बच्चे क्रिएट करती है। तो जब आप बिजनेस क्रिएट करते हैं या जब आप आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं, आप गार्डनिंग क्रिएट करते हैं, आप उसी क्रिएटिव एक्टिविटी को एक और एनर्जी दे रहे हैं। तो उसके अंदर ना वो जो आपके मेनोपॉज सिम्टम्स हैं इसीलिए भी थोड़े से इजी हो जाता है आपकी बॉडी पे, बिकॉज यू गिविंग बर्थ टू समथिंग। वो एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट होता है। एंड हाँ, दैट्स इट। अच्छा मुझे बताएं, माओ को तोहफे वैसे कौन से देने चाहिए जो उनके काम भी है? ये मैं आप सबसे वैसे जानना चाहूंगी, ऐसे कौन से तोहफे जो मैं माओ को देने चाहिए, माओ को जो खुश रखें? आई वुड से कि अपनी अम्मी को एक गर्ल्स ट्रिप पे भेजते हैं कि जब तक माँ घर पे, एक रिसर्च भी मैंने की थी कुछ साल पहले, हाँ, कि ये रिसर्च थी ऑन 50-60s में, लाइक अगर हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन होता है पाकिस्तान में, साउथ एशिया में सबसे ज्यादा,
तो औरतों और मर्दों के ऊपर उसका सेटिस्फैक्शन विद लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है। तो जो मर्द हॉस्पिटल में थे ना, वो बहुत खुश थे, क्योंकि वो एक झटका उन्हें जो जिंदगी में पड़ा था ना, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अभी तक जिंदगी क्या बनाई है और क्या अकम्प्लिश किया है। जो औरतें हॉस्पिटल में थी ना, उनको बेचैनी हो रही थी कि बस मैं घर चले जाऊँ, मेरे बच्चों ने क्या खाया होगा, पता नहीं घर की सफाई किस तरह की होगी। तो क्योंकि हम हमेशा, जो औरतें होती है ना, वो घर के बारे में सोच रही होती हैं, उनको घर से अगर कुछ दिनों के लिए बाहर निकाल दिया जाए, उनको न्यू एक्सपीरियंसेस दे दी जाए, तो वो डिस्कनेक्ट भी जो है ना, उनको रिफ्रेश करके वापस भेजेगा। बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है। और बाकी मैंने देखा ख़वातीन अक्सर जब बीमार भी पड़ जाए ना, तो उनके अंदर गिल्ट आ जाता है कि ओहो मेरे बच्चे पे खाना नहीं खा रहे होंगे, घर की चीज़ें कैसे चल रही होंगी, पता नहीं कपड़े भी साफ़ सुथरे ऑफिस या स्कूल पहन के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और माओ के अंदर की मैं कहती हूँ गिल्ट तो खैर कभी जाता ही नहीं है। मैं बीइंग अ मदर, मुझे होता है कि जब आप दफ्तर आ जाएँ, मतलब बाप जो है वो एक महीना वर्क टूर पे हो, उनको कद्दू फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अम्मा जो है वो एक दिन अगर ऑफिस में अगर ज्यादा भी काम करके आ जाए ना, तो घर जाकर उनको होगा कि अल्लाह मियाँ, बच्चा भी लेना नाराज, बच्चा भी ऐसी शक्ल बना के आपसे मिलेगा। बच्चे भी बड़े तेज हैं आजकल के टेढ़े। मुझे बताएं माओ को क्या गिफ्ट करें, और सैलून में ऐसी कौन सी, मुझे बताएं कि अगर हम जैसे मसाज है और ऐसी कौन कौन सी नई चीजें आ गई जो कि उनको रिलैक्स कर सकती हैं एंड जो उनको अच्छा फील कराएं। गिफ्ट वाउचर्स आप दे सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल होते हैं। नहीं, गिफ्ट वाउचर नहीं, ये माई इनको लेकर जाता है। हाँ, लेकर जाएं और उन्हें जाके आप पैम्पर, आप उनका बॉडी मसाज है, स्कैल्प, और ये जो आपकी स्ट्रेस की जगह होती है, ये बैक को पूरा, और उसके अगर नहीं भी वो बैठ रही है कि नहीं मुझे नहीं कराना, तो उनका पाँव, हाउ अबाउट चेंजिंग हर लुक, कि आप उनके अम्मी चले मैं आपके बाल में हाईलाइट करा देती हूं, कि जरा लुक चेंज हो जाए। वो तो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी माँ को भी देख, ये नहीं कि बस नहीं बस सही है मेरा तो टाइम गुजर गया। मैंने ज़्यादातर ये देखा है, अगर आप उन्हें सजेस्ट भी करते हैं बस मेरी बेटी के ये कर दें, ये कर दें, अगर आप उन्हें कहते हैं प्लीज़ आप अपने बाल भी इतने कोटेड, एक पूरी जनरेशन है वो, नहीं 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 बस आप मेरे छोड़ दें, भाई क्यों नहीं, आपका अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। हाँ। बच्चियों के लिए आती हैं, जब मेकअप्स के लिए भी आते हैं, तो ये होता है कि नहीं नहीं बस आप इनका कर दें या मुझे छोड़ दें, क्यों, जबकि माँ बहुत इम्पोर्टेंट है। थ्रू आउट द प्रोसीजर वो बैठी रहेंगी, माँ बच्ची ने फेशियल कराना है, बाल कटवाने के लिए, तो माएँ वहाँ पे बैठी होंगी। नहीं नहीं हेयर कट हो रहा है, अब उन्हें बाल, yesterday I was in the salon the other day, और जो भी अब वो हेयर कट पे भी सामने खड़े, यहाँ खड़ी हो जाती हैं चेयर के पास, उन्हें कहा जाता है कि प्लीज आप बैठ जाएं, आपने बता दिया, इंस्ट्रक्शंस दी कि हमें ये चाहिए, लेंस ज़्यादा मत काटिएगा, ये मत किए, ठीक है जी सबको सही, बट हर 2 मिनट के बाद जो है वो आकर, भाई वर्क देयर नीड, स्टाइलिस्ट नीड्स स्पेस टू कट हेयर एंड डू स्टफ, लेकिन वो मुसलसल ये होता है कि वो उनको इतना कंसर्न होता है कि कहीं मेरे इसकी कुछ ख़राब ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माँ को खुद अपने आप को, बेटियाँ भी बहुत अच्छा फील करेंगी अगर बच्चे बहुत अच्छा फील करते हैं, अगर आपकी माँ ग्रूमिंग और प्रॉपर इसकी सेल्फ स्टीम और उसमें आपकी खुद की बहुत कोई तारीफ़ करता है कि आप अच्छी लग रही हैं, तो आप खुद बहुत, आप खुश हैं तो आपकी पूरी फैमिली खुश होगी, और आप अच्छे लग रहे हैं, बच्चे बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। माँ को गिफ्ट क्या देना चाहिए? गिफ्ट मुझे लगता है बहुत नए फैशन के, उनकी एज के हिसाब से कंफर्टेबल जूते, जो क्योंकि एज यू ग्रो यू नीड कंफर्ट इन योर फीट। जो मैंने ज़्यादातर देखा है कि आप उल्टे सीधे मत आप दें, फैशन भी हो बट कंफर्ट भी होना चाहिए जूतों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माँ कहेगी हाँ मुझे बहुत आराम मिला बेटा, मैं वॉक की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, अच्छे कंफर्टेबल कपड़े जो वो खुद भी इंजॉय करें और लेटेस्ट भी हों ऑफ कोर्स। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स एज शी सेड, गर्ल्स ट्रिप, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, बिकॉज मैंने अपनी मदर को देखा, तो बहुत मजे वाली है। उनकी फ्रेंड्स आती थी तो मैं अपने कुक से कहती थी कि तुम इतनी खुश होती थी कि आलिया तुमने सब करवा दिया, वो एक्साइटेड होती थी कि मेरी बेटी ने मेरे, तो मैं उनकी फ्रेंड्स को फ़ोन कर देती थी कि आ जाएं आप लोग, अम्मी को सरप्राइज दे देंगे और ये वो, तो इतनी खुश होती थी बातें करके, और वो बिल्कुल वो गर्ली मोड पे चले जाते हैं, दोबारा सब उस टाइम पे वापस चले जाते हैं उसी तरह से। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमारी माँ है तो वो एक बच्ची भी थी, लड़की भी थी, वो एक इंसान है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। मेरी बात सुने, आप सैलून ना भी लेके जा सके, पकड़े घर में अपने लोशन पड़े हुए, क्रीम पकड़े हुए, मॉइस्चर पड़े, बैठ जाएं, अम्मी को पाँव का मसाज करने लग जाए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट
वन ऑन वन अपनी माँ के साथ बैठ के थोड़ी गप्पे लगाएं, हमने थोड़ी जो बातें जो वो बातें करना चाहती हैं वो उन्हें सुने, उनकी बातें जो अंदर हैं वो सुने। जैसे मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं बोलना चाहती थी, मतलब कि मैंने देखा कि एक मदर जो बच्चे को चाइल्ड बर्थ होती है तो हम लोग माँ को, आपने बड़ी अच्छी बात शुरू में कही थी कि एक माँ बस बच्चे को देख रहे हैं कि बच्चा कैसा, आंखें बड़ी हैं, छोटी है, वेट कितना है, गोरा है, काला है, बाप पे गया है, किस पे गया है। 9 महीने जो उसके पेट में बच्चा बड़ा हुआ है वहाँ पे प्लेसेंटा की बीज निशान होता है, वो इतनी आसानी से जाता नहीं है। एक जख्म अगर आप सोचें इतना बड़ा आपका बाहर आपकी बॉडी पे कहीं हो तो आप देख देख के उसे कहते हैं कि इस पे कुछ लगाओ, दवाई खाओ, जो उसके अंदर है। जैसे 40 डेज कहते हैं ना कि आराम चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए, उसकी बॉडी को, उसको पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन और जो चीज़ें, वो कितना लोग वो क्यों नहीं सोचते, उस फौरन चाहते हैं कि वो घर के नॉर्मल रूटीन पे लग जाए। हमने भी तो बच्चे, ये हमारे यहाँ की टिपिकल बात है, हमने भी तो इतने बच्चे पैदा किए, हमारी माँ ने भी पैदा किए थे। तो तुमने कौन सा नया काम करी, हमारी माँ ने भी बच्चे पैदा किए थे। आप उस तकलीफ के बारे में सोचें कि मतलब आप ये सोचें कि, और ये सारी चीज़ें एक औरत जिस तरह से अपने पीरियड्स से लेकर और चाइल्ड बर्थ से लेकर और ये सारी चीज़ें जो वो झेलती आ रही है, और आपका जो ये डिप्रेशन है, मेनोपॉजल, प्री मेनोपॉजल, ये सारी चीज़ें दे वेरी बैड। इसको हैंडल करना कोई आसान चीज नहीं है। मतलब आप उसको इतना नॉर्मल ले रहे थे क्योंकि आप फिर बात कर रहे हैं हमारी माँ भी तो गुजरी थी, तो तुम ऐसी क्या नई चीज से गुजर रही हो। हॉट फ्लैशेस आर सो बैड। और वो कहते हैं ना, आप इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। जब तक आपको किसी चीज़ का पता नहीं होता ना तो आप उसकी इतनी परवाह नहीं करते, लेकिन जब आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इनसाइड यू, तो आपको ज़्यादा वो चीज़ जो है पिंच करने अंदर से लग जाती है। तो आई बिलीव ये बड़ा टाइम है कि आपने उनका ख्याल करना है। आप एक तो गर्ल्स ट्रिप की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, अगर हम बहुत अच्छी दोस्त हैं। डॉक्टर साहब आप क्या, जब आप ऑफ कोर्स देखें, जब कोई भी जनरल फिजिशियन के पास जाता है ना तो वो जो चीज़ें नहीं भी होती ना बताने वाली, ठीक है, दुखते हुए बॉडी की, दिमाग की बता देंगी कि अच्छा ये बात हुई थी, मैं स्ट्रेस में इसलिए थी, मेरी मियाँ से मेरी बात होगी, मेरे घर का माहौल ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, ठीक है, उन सबको देखते हुए देखिए द बेस्ट गिफ्ट, जैसे मैंने कहा, यू कैन गिफ्ट योर मदर इज योर टाइम। और बेटी के साथ जो माँ का कनेक्शन होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, और वो बड़े डिफरेंट लेवल का होता है। वंस यू आर सिट विद योर मदर तो आपको बहुत सारी बातें, उनकी जिंदगी के एक्सपीरियंस, उनके प्रॉब्लम, उनके ट्रॉमास आपको पता चल रहे होते हैं। और इट्स नॉट जस्ट बेटी, मैं ये बेटों से भी कहूँगी कि प्लीज़ अपनी मदर्स को टाइम दें। इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, कहीं काम करें, प्लीज़ हफ्ते में एक दिन ज़रूर निकालें, अपनी माँ के साथ बैठें, अपने बाप के साथ बैठें। और उसके अलावा उनकी हेल्थ कंडीशंस को इग्नोर ना करें। देखिए हर एज की अपनी अपनी हेल्थ कंडीशन। हमारी फैमिली डायनामिक्स कैसी होगी, मत किया कि हम ये कह रहे हैं कि आप हफ्ते में एक दिन निकालें, हम मतलब ये टाइम कह रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए हम अब ये बंदों से शिकायत ज़रूर करें कि हमारे जो मर्द हैं, हमने अपने बेटों को सिखाया नहीं, वो इमोशनल अनअवेलेबल उनकी पर्सनैलिटीज़ हैं कि वो नहीं होते। आजकल के बच्चे भी अगर देखा जाए तो माओ के लिए वैसे ही है कि दे आर वेरी इमोशनली अनअवेलेबल, कि वो अपनी चीज़ों में इतना मस्त हैं कि वो देख नहीं रहे कि वो जो माँ है, क्योंकि जैसे वो पहली बात भी की ना कि जब बच्चे अपने घरोंदों से निकल के चले जाते हैं, माँ को नहीं पता होता, क्योंकि सारी उम्र तो वो एक पौधे को पानी दे दिया, वो पौधा जब वो दरख्त बन गया, तो उसके बाद जब उसको आपने उठा के साइड पे कर दिया तो उसने खुद को तो कभी पानी। अब एक दिन निकालने का मकसद ये कि नो मोबाइल्स, नो कमिटमेंट्स, नो आई मीन आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस, यू आर सिटिंग विद योर मदर एंड यू आर टॉकिंग टू। अब उसमें वो बहुत सारी बातें ओपन अप करेंगी, आपको उनसे बात करके लगेगा कि उनके अंदर ट्रॉमा क्या है, ठीक है, और उसमें आपको कोसने सुन ले। हाँ, और दूसरी बात, नहीं, मदर्स बहुत सिंपल होती हैं, बड़ी लविंग होती हैं, वो अपने अंदर के ट्रॉमास कभी अपनी औलाद को खुल के नहीं बताती। लेकिन आप उनकी देखिए एक एक्सटर्नल जजमेंट भी तो होती है ना। आपकी माँ उठते हुए आय कर रही है तो खुदारा उनकी घुटनों को चेक करवा ली, आपकी मदर अपनी कमर को लेके पकड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपकी इस प्रोग्राम में ये बताऊँ, प्लीज़, एक एज होती है जिसमें कैंसर स्क्रीनिंग होती है, हर एज की कैंसर स्क्रीनिंग है। 35 के बाद ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। ये दोनों ऐसे इम्पोर्टेंट और ये काबिल इलाज कैंसर्स हैं। और 35-40 के बाद वंस यू आर इनटू मेनोपॉज तो द रिस्क इंक्रीजेस। तो कैंसर मेमोग्राफी करवा लें, हर साल में एक दफ़ा 40 के बाद औरत मेमोग्राम आप खुद ले जाएं। वो जो एक दिन मैंने निकालने को कहा उसमें आप अपनी मदर को मेमोग्राम के लिए ले जाएं। और अगर आपकी कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है तो आप अपना खुद भी करवाएं। उसके बाद सर्वाइकल कैंसर
क्यूरेबल है, वैक्सीन मौजूद है। आप लेकिन बर वक्त पता हो, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि मेडिकल चेकअप्स के लिए, क्योंकि ये खुद नहीं जाएंगी, हमें लेके जाना पड़ेगा। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का शो माओ के लिए, कि माओ के ख्याल कैसे रखना है, माओ की केयर कैसे करनी है। और मेडिकली हम बात कर रहे थे कि एक टाइम आता है जब हमें उनकी स्क्रीनिंग करवानी है। कैंसर स्क्रीनिंग के वाले से डॉक्टर सादी हम बात कर रहे थे। जी अच्छा, देखिए मैंने बताया जैसे कि कैंसर स्क्रीनिंग में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 35 to 40 every woman should go for a mammogram once a year। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, जैसे माँ की बहन को या माँ के ख़ानदान में किसी को था, तो इसका मतलब है कि आपकी वालदा इज़ एट द रिस्क ऑफ हैविंग कैंसर। तो उनकी प्लीज़ हर साल में एक दफ़ा मैमोग्राम कैंसर स्क्रीनिंग कराएं। सर्वाइकल कैंसर, उसके लिए पैप्समेयर टेस्ट है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टेस्टिंग होती है, वो करवाएं। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनके कैल्शियम विटामिन D लेवल्स चेक करवाएं। डायबिटीज़ का रिस्क होता है मेनोपॉज में, टाइप 2 डायबिटीज़। उसके बाद PMOS जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती है। थायराइड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन D डेफिशिएंट बहुत सारी ख़वातीन होती हैं। विटामिन D अगर आप डेफिशिएंट हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम भी नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा तो आपकी हड्डियाँ बिल्कुल जो है वो नाकारा होंगी और यू आर प्रोन टू फ्रैक्चर्स। आपका ज़रा सा ठोकर लगा, आपने सुना होगा कि मैं हल्का सा सिर्फ एक जर्क लगा और मुझे फ्रैक्चर हो गया। मदर्स स्पेशली, रीजन भी कि कैल्शियम डिप्लीशन, कैल्शियम है ही नहीं हड्डियों में, दूध पिया नहीं, कभी कैल्शियम सप्लीमेंट्स लिए नहीं, अपना कैल्शियम लेवल्स कभी चेक ही नहीं करवाया। तो ये चीज़ें जो हैं प्लीज़ अपने मदर्स की इन चीज़ों को पहले ज़रूर चेकअप करवाएं। आप देख रही हैं कि आपकी मदर को घुटनों की प्रॉब्लम है, मैग्नीशियम ऐड करना शुरू कर दें। मैग्नीशियम इज गुड फॉर स्लीप। अगर आपकी इंसोम्निया है, मदर को रात को नींद नहीं आ रही है, उसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएं। उसके बाद कैल्शियम विटामिन D लेवल्स चेक करवाएं। आयरन, हीमोग्लोबिन शुड बी गुड। मेनोपॉज में HP कई दफा ब्लीड जैसे मैंने बताया कर रही होती है, तो उनका डेंटल चेकअप भी प्लीज। डेंटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी बर्थडे गिफ्ट एज वेल, महंगा होता है ना। यस, उसके साथ साथ जो है वो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस की पेशेंट हैं तो किसी डॉक्टर से जरूर चेक करें। हो सकता है नी रिप्लेसमेंट का हो। बहुत सारी खवातीन जो अपने घुटनों के दर्द के साथ कहीं मूव नहीं कर पाती। डॉक्टर सादिया, मैंने 30 से साल की लड़कियों को देखा है कि अब वो इंजेक्शन लगवा रही हैं घुटनों में क्योंकि प्रॉब्लम इतनी है। अच्छा, क्योंकि देखिए हम जब मेडिकली बात करें, फिजिकली किन किन चीज़ों की स्क्रीनिंग की जरूरत है। शर्मीन हमारे साथ मौजूद है। शर्मीन, मैं ये जानना चाहूँगी कि देखिए ये तो वो चीज़ें जो हमें एटलीस्ट नज़र आ जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑफ कोर्स, क्योंकि माँ हमारे लिए माँ ही मैटर करती है देखा जाए तो। माँओं की मेंटल हेल्थ को लेकर, क्योंकि देखिए पास के बहुत सारे ट्रॉमाज ऐसे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उनके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई हो, डिलीवरी के बाद कोई भी ऐसे उनके ट्रॉमाज, पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो कि एड्रेस ना हुई हो, तो वो लेटर इन ईयर्स वो जाके नज़र आती है। हम इन चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं? हम उनको कैसे पास के ट्रॉमा से आज़ाद कर सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है मदीहा, और इसके अंदर मैं कहना चाहूँगी कि जब एक बच्ची जवान होती है, कुछ माइलस्टोन्स होते हैं एक औरत की ज़िंदगी में। एक तो जब एक बच्ची जवान होती है, वो प्यूबर्टी के थ्रू जा रही होती है। एक ऐसा माइलस्टोन है कि सब देखते हैं कि अच्छा प्यूबर्टी है तो इसकी मूड चेंजेस आ रहे हैं, तो लोग थोड़ी सी वो कर देते हैं। आजकल पोस्टपार्टम में भी लोगों को समझ में आना शुरू हो गया कि पोस्टपार्टम में हार्मोनल इश्यूज होते हैं। तीसरा जो माइलस्टोन होता है वो जब एक औरत ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ती है, तभी उनको हार्मोनल फ्लक्स होती है, एंड तब भी आपको मूड के इश्यूज हो सकते हैं, व्हिच आई विल जस्ट टेल यू अबाउट। एंड देन चौथा होता है पेरीमेनोपॉज, देन मेनोपॉज। तो हार्मोन्स एक औरत के मूड को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। और क्या होता है, लाइक आपने भी नोटिस किया होगा कि जब PMS, बिल्कुल जो माहवारी होते हैं ना, पीरियड्स, उससे बिल्कुल पहले एक फेज आता है जब शायद गुस्सा ज़्यादा है, रोना ज़्यादा है, क्योंकि जब हम सप्रेस करते हैं अपने इमोशन, जब हम अपने आप को वक्त नहीं देते, हम अपने आप को समझते नहीं हैं, अपने इमोशंस को समझते नहीं, तो जब हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे वाली साइकिल पे जाते हैं, हमारे मूड्स उसके साथ जाते हैं। तो अगर हम अपने आप को वक्त दें, अपने आप को समझने का वक्त दें, अपने आप से बातें करें, जर्नलिंग करें, वर्कआउट करें और हेल्दी खाना खाएं, तो क्या होता है, हम अपनी बॉडी से ज़्यादा इन ट्यून होते हैं। तो वो जो हार्मोन्स जब ऊपर नीचे भी जा रहे होते हैं ना, हम देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये मेरे मूड्स नहीं हैं या ये सप्रेस ट्रॉमा नहीं, क्योंकि उस वक्त हार्मोन्स के साथ हमारे सप्रेस ट्रॉमा ज़्यादा लाउडली बाहर आते हैं, हमें ज़्यादा सुनाई देते हैं, क्योंकि जो हम सुन नहीं रहे होते ना,
सोचें बच्चा जिसको कोई नहीं सुन रहा, जब वो चीखना शुरू करेगा तो सब देखेंगे कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो उसी तरह हमारे हार्मोन्स भी हमें एक मौका देते हैं कि आपने इतने सालों से अपनी आवाज नहीं सुनी, अब सुन ले। तो अगर हम पहले से अपनी जिस्म की सुनना शुरू करें, लेटर इन लाइफ अगर आप चीखें शमीन, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये क्यों चीख रही है, हम बोलेंगे ये क्यों पागल हो गई है, क्या हो गया इनके साथ, क्या मसले हो गए, इतनी नाशुक्री क्यों है, हम उनको ये ऐसे लेबल देंगे। तो अपनी जिम्मेदारी भी थोड़ी सी लेनी है कि मेरे साथ क्या चला है, मेरी जिंदगी में क्या चला है, मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ। जब हम 10 लोगों के लिए रोज कर रहे होते हैं ना, ये भी बिलीफ हमारे अंदर होती है कि तुम 10 लोगों के लिए करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए करेगा या तुम्हारी फैमिली तुम्हें अप्रिशिएट करेगी। अक्सर ये नहीं होता। और वो जो आपने वो एक रील चलाई थी बीच में, उसमें ये माँ कह रही थी कि हमारा कोई ख्याल नहीं रखता। तो अपना ख्याल रखना, अपनी बातें सुनना, अपने जज्बात को समझना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो आपकी लाइफ के माइलस्टोन्स होते हैं वो ज़्यादा आसानी से आप गुजर सकें उनसे। अच्छा, मुझे लगता है कि माओ को ना अब जैसे पहले माएँ जताती नहीं थी, अब माओ को बताना ज़रूर चाहिए बच्चों को कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या स्ट्रगल की। क्योंकि जैसे बात है ना, क्योंकि आप मुसलसल कर रहे हैं, जब आप मुसलसल कर रहे हैं तो वो बच्चों को लग रहा है ये तो माँ का काम है करना, तो उसने क्या नई अनोखी चीज़ कर दी। तो यहाँ पे होता है कि आप माँ को फॉर ग्रांटेड लेना भी शुरू कर देते हैं। एंड एट टाइम्स देखिए, मैंने तो टॉक्सिक पेरेंट्स पे भी शोज किया है, टॉक्सिक औलाद भी होती है। यू स्टार्ट टेकिंग देम एज अ डोमैट माँ को। आई थिंक सबसे जरूरी चीज है अपनी वैल्यू। बताया माँ को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? सो सबसे पहली चीज है अपनी वैल्यू को जैसे आपने बात की ना कि इवन स्टार्ट टेकिंग पेरेंट्स एंड मदर्स को हम फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट करते हैं। आपकी मेरे से भागती रहती, खाना खा लूंगा ना मैं। तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो ये वाली चीज़ आती है कि माओं को अपने लिए ये वाला एहसास है कि वो एक केयर गिविंग बर्नआउट पर ऑलरेडी आ चुके हैं। बिकॉज केयर गिविंग बर्नआउट तो के बारे में तो हम बात ही नहीं करते। और ये देखा जाता है कि चूंकि एक औरत घर में है और घर के सारे काम कर रही हैं और बच्चों को भी देख रही है, शौहर को भी देख रही है, सबको देख रही हैं, सबकी चीज़ों के लिए उनको पता है। तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि उनके अंदर कौन सी इस वक्त ख्वाहिशात हैं जिनका हमने, उनके बच्चों ने या इर्द गिर्द वाले लोगों ने उनका ख्याल रखना है। छोटी छोटी सी ख्वाहिशात होती हैं। प्रॉब्ली माँ का दिल चाह रहा है कि आज वो गोलगप्पे खाएं। My mother used to love कि हम में से किसको इस वक्त पता होगा कि हमारी माँ को शाम के वक्त चाय के साथ क्या चीज़ पसंद है। हाँ, ठीक है, हम ये चीज़ें आप भूल गए हैं। हाँ। तो कभी जब आप मिलने भी जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि आप अगर ये छोटे छोटे से गेस्चर्स भी अगर करना स्टार्ट कर दें तो माएँ इनसे भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। आप सिर्फ उनके लिए कोई चीज़, उनकी मनपसंद चीज़ उनके लिए ले जाएं तो उनका दिल खुश हो जाता है कि इसने मुझे याद रखा, इसने मेरी चीज को समझा कि ये वैल्यू दी। माय किड्स डू दिस फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं अब आपको बताऊं, जैसे मदिया ने कहा कि बताना चाहिए, मैंने हमेशा अपने बच्चों को बताया है। मुझे किसी ने कहा था अपने बच्चों को ये रियलाइज ज़रूर कराओ जब वो छोटे थे। मैंने उनसे पूछा आपके बच्चे इतने, आपके आगे बड़े बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने कहा बेटा अपने बच्चों को अभी से बताना शुरू करो कि तुम उनके लिए क्या कर रहे हो। बिल्कुल, एंड इट रियली हेल्प्ड। ये अब आपने जितनी भी माएँ देख रही ना, ठीक है, जो आप अगर आपने नहीं बताया तो आपने कभी सारी ज़िंदगी मेरी थी नहीं के लिए, तो फिर जनाब वो तो थी ही, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी भी तो मैटर करती है। शमीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों को बहुत शुक्रिया। और जितने लोग आप हमें देख रहे हैं, सबसे पहले काम करें, अपना फ़ोन उठाएं, अपनी अम्मा का नंबर डायल करें एंड टेल हर दैट यू लव हर। अपनी मोहब्बत का इज़हार उनसे करें, इससे बड़ा तोहफ़ा उनके लिए कोई नहीं है। अभी कीजिएगा, फ़ौरन कीजिएगा, मैं तो कर नहीं सकती, पर जो है वो ज़रूर करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।